Hello everyone, welcome to my channel Crack GPAT and Hyper-G with tips and tricks. Today we will discuss part 4 of micromagnetics, that is including its derived properties of powders. And first one is porosity. I want to start with basics. First we know that what do you mean by porous? That is these are, I already told you that these are molecules, and the space in between molecules that is porous, and these pores are included as void space, and we can say that space between the particles इज कॉल्ड पोर्स. वॉइड स्पेस जो होती है जिसको हम पोरस स्पेस भी बोल सकते हैं और वॉइड स्पेस भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो पोरोसिटी क्या है? इनकी रेशो, किसकी रेशो? वॉइड वॉल्यूम की. जो वॉइड वॉल्यूम है इनकी रेशो, ये वॉइड वॉल्यूम है इनकी रेशो, प्लस इसका सारा बल्क में सारा वॉल्यूम आ जाता है. ठीक है, तो बल्क वॉल्यूम, बल्क मीन सारा, इसके इंक्लूडिंग इसकी स्पेस, इंक्लूडिंग पार्टिकल, इंक्लूडिंग इसकी इंट्रा स्पेस. ठीक है, इसको इंट्रा बोलते हैं. और जो बीच वाली जो स्पेस होती है इसमें, इसको हम इंटर बोलते हैं, इंटर. ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स, ये स्पेस जो होती है, ये सारा जो हमारा होता है, ये मान लो ये अकेला मॉलिक्यूल, ये हमारा मॉलिक्यूल होता है अकेला, इसको हम ट्रू वॉल्यूम बोलते हैं. ठीक है, ट्रू वॉल्यूम. ठीक है, तो बल्क वॉल्यूम किसको बोलते हैं? पूरा जो इंक्लूड है, जो बल्क वॉल्यूम है, बल्क वॉल्यूम मतलब ये सारा जो पार्टिकल्स का है वो बल्क वॉल्यूम होता है. ठीक है, ट्रू वॉल्यूम है मीन्स कि जो एक पार्टिकल जो है वो ट्रू वॉल्यूम हो गया. ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं, तो जो हमारा इंटर मॉलिक्यूल स्पेस, जो पार्टिकल्स के बीच वाली स्पेस जो है उसको इंटर मॉलिक्यूल स्पेस बोलते हैं. और जो इंट्रा मीन्स दो पार्टिकल्स के बीच की स्पेस. ठीक है, तो ट्रू वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम ऑफ पाउडर इटसेल्फ. ठीक है, मतलब अपना उसका पाउडर का वॉल्यूम जो है. ठीक है, तो ग्रैन्युलर वॉल्यूम कौन सा होगा? वॉल्यूम ऑफ पाउडर इटसेल्फ. वॉल्यूम जो है पाउडर का वो मीन्स ट्रू वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ इंट्रा पार्टिकुलर स्पेस चा पोर. इंट्रा पार्टिकल मीन्स कि जो पार्टिकल के बीच, जो मैंने अभी बताई थी. ठीक है, इंटर आएगा. इंटर मीन्स कि जो पार्टिकल्स के बीच में है. जैसे सपोज मान लो अगर ये पार्टिकल्स हैं तो इनकी जो अंदर वाली ये वाली स्पेस होगी, इसको बोलेंगे हम इंटर. और जो पार्टिकल की ये वाली स्पेस, दो पार्टिकल के बीच वाली ये स्पेस होगी, इसको बोलेंगे हम इंट्रा. ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने. इंटर मीन्स बीच में. ठीक है, तो इसमें सपोज बल्क ग्रेनुलर वॉल्यूम की पता चल गई, वॉल्यूम ऑफ पाउडर इटसेल्फ प्लस वॉल्यूम ऑफ इंटर पार्टिकुलर स्पेस. ठीक है, बल्क वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ पाउडर इटसेल्फ, वॉल्यूम जो है पाउडर का वो, प्लस वॉल्यूम ऑफ इंटर पार्टिकुलर स्पेस. ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ इंटर पार्टिकुलर मीन्स कि सारा इंक्लूड करके, ट्रू वॉल्यूम भी, उसका बल्क वॉल्यूम भी. ठीक है, उसका सारा वॉल्यूम, बल्क में उसका इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस आ जाती है, इंट्रा आ जाती है, और वॉल्यूम उसका ट्रू जो होता है, ट्रू वॉल्यूम वो भी आ जाता है. ठीक है, तो दैट्स मीन वॉइड वॉल्यूम किसको बोलेंगे? वॉइड या पोरस सेम ही चीज़, सेम ही थिंग है. ठीक है, वॉइड वॉल्यूम मीन्स वॉइड वॉल्यूम इक्वल टू बल्क वॉल्यूम माइनस ट्रू वॉल्यूम. ठीक है, तो पोरोसिटी का फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंगली ही हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे कि अगर हम बल्क से हम माइनस करते हैं VT मीन्स कि हमारा ट्रू वॉल्यूम. ठीक है, डिवाइडेड बाय बल्क वॉल्यूम, दैट इज़ क्या होगा? हमारी पोरोसिटी. पोरोसिटी का फॉर्मूला है ये. ठीक है, बल्क जो VB मीन्स कि बल्क वॉल्यूम, VT मीन्स ट्रू वॉल्यूम, VB मीन्स बल्क वॉल्यूम. ठीक है, तो ये हमारा जो निकल के आया पोरोसिटी का फॉर्मूला. उसके बाद पैकिंग अरेंजमेंट. पैकेजिंग जो होती है हमारी, जहाँ तो मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक होते हैं, जहाँ फिर वो क्यूबिक या ओपनली पैक होते हैं. अगर क्लोजली पैकिंग होंगी तो उनकी पोरोसिटी 26% होगी. ठीक है, तो अगर वो क्यूबिक और ओपन पैकिंग होगी तो उनकी 84% जो पोरोसिटी होगी.
ठीक है। तो डेंसिटी क्या है, अब डेंसिटी पार्टिकल की जो है वो क्या है, हमने पहले वॉल्यूम पढ़ा है कि वॉल्यूम क्या होता है, अब हम डेंसिटी पे आएंगे। डेंसिटी क्या है, ट्रू डेंसिटी क्या होगी, अब ट्रू डेंसिटी मीन्स कि मास बाय वॉल्यूम। मास तो सबका सेम रहेगा, चाहे बल्क का हो चाहे ग्रेनुल का हो, मास इनका सबका सेम ही सिमिलर होगा, ठीक है। डिफरेंस कहाँ पे आएगा, उसके जो वॉल्यूम पे, ठीक है। तो वॉल्यूम ट्रू में कैसे होगा, ट्रू जो वॉल्यूम है मास बाय वी टी। जैसे सपोज मान लो कि हमारा फॉर्मूला क्या आएगा इसका, अब जैसे मान लो मैंने इसको ट्रू डेंसिटी लिया है, तो ट्रू डेंसिटी हमारी क्या आएगी, रो टी अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका, ट्रू का, ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन का। ऐसे सेम हमारा जो ग्रेनुल डेंसिटी क्या होगी, मास बाय वॉल्यूम किसका, ग्रेनुल का, ठीक है। तो ऐसे डेंसिटी हमारी जो होगी बल्क की क्या होगी, मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसका, बल्क का, ठीक है। डिफरेंस सिर्फ यहाँ पे आ रहा है, बाकी सिमिलर ही है, मास तो सेम ही रहेगा इसका। तो इसमें जो डेंसिटी है ट्रू डेंसिटी, इट इज़ द डेंसिटी ऑफ मटेरियल एक्सक्लूडिंग वॉइड वॉल्यूम एंड इंट्रा पार्टिकुलर वॉल्यूम। जो जैसे मैंने आपको बताया वही मास तो उनका वेट हो गया, ठीक है, मास उनका भार हो गया, और डिवाइडेड बाय उसका जो है जो रियल वॉल्यूम है, जो जिसमें वो वॉइड स्पेस है वो वाला, प्लस जो उसका इंट्रा पार्टिकुलर वॉल्यूम है उसको एक्सक्लूड मतलब बाहर निकाल के बाकी जो वॉल्यूम है इसकी, जो सपोज आपका जो इंट्रा स्पेस निकाल दोगे, जो सारा निकाल दोगे, हमारा सिर्फ ये मॉलिक्यूल बच जाएगा, मतलब ये अकेले अकेले बच जाएंगे। ऐसे ये अकेले, इनको सिंगल को लेके इसको बोलते हैं हम ट्रू डेंसिटी, ठीक है। तो इसको हम किसके साथ मेजर करते हैं, हीलियम पिग्नोमीटर यूज़ किया जाता है फॉर पोरस सॉलिड के लिए, जिसके वो सॉलिड कंटेंट जिसके पोर्स हैं, ठीक है। एक लिक्विड डिस्प्लेसमेंट किया जाता है नॉन पोरस सॉलिड्स के लिए, ठीक है। तो ग्रेनुअल डेंसिटी जो है वो डेंसिटी ऑफ मटेरियल एक्सक्लूडिंग मीन बाहर निकालना, किसको बाहर निकालना, इंट्रा पार्टिकुलर वॉल्यूम को, ठीक है। तो वो हमारी होगी, जैसे वो हम मर्करी डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज़ करते हैं, उससे हम डिटरमिन कर सकते हैं। बल्क डेंसिटी क्या होगी हमारी, जो उसका बल्क मीन्स कि उसका जो वॉइड होगा प्लस उसका इंट्रा पार्टिकुलर वॉल्यूम होगा, ठीक है। दैट्स मीन वो इंक्लूड कर रहे हैं, एक्सक्लूड मीन्स कि बाहर निकालना, इंक्लूड मतलब अंदर ले रहे हैं किसका वॉल्यूम, वॉइड का और इंट्रा पार्टिकुलर वॉल्यूम का, ठीक है। ये हम किसके साथ मेजर करते हैं, जस्ट नॉर्मली हम उसको जो ग्रेजुएटेड सिलेंडर मेथड होता है उसके बेस पे हम टैपिंग करके पाउडर की फ्रॉम 1 इंच हाइट थ्राइज इन 2 मिनट इन इंटरवल, ठीक है। 2-2 मिनट रुक के 3 बार हमने एक इंच की ऊंचाई से हमें उसको टैप करना होता है, तो उससे हमें बल्क जो वो डेंसिटी है वो हम वहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इजी मेथड है, शायद आपने प्रैक्टिकल में, मैंने तो अपने स्टूडेंट्स को करवाए हुए थे बट आपने भी किए होंगे। तो ट्रू डेंसिटी कैसे निकाली जाती है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। हीलियम पिग्नोमीटर किस लिए यूज़ होता है, लिक्विड डिस्प्लेसमेंट किसके लिए यूज़ होता है, मर्करी डिस्प्लेसमेंट किस लिए यूज़ होता है, तो ये हमें डेंसिटी पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है नोट है कि जो लाइट पाउडर होते हैं मींस उनकी लो बल्क डेंसिटी होती है और उनका जो बल्क वॉल्यूम होता है वो लार्ज होता है, ऑफ कोर्स। तो वाइस वर्सा हो जाएगा, जो हैवी पाउडर होंगे मींस हाई बल्क डेंसिटी होगी और लो बल्क वॉल्यूम होगा, ठीक है। बल्कीनेस किसको बोलते हैं, एज अ पार्टिकल साइज इंक्रीजेस बल्कीनेस जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। बल्क में उसका जो वेट क्या बोल लो, उसका भार बोल लो, उसका बल्कनेस कितनी है, मतलब कितना बल्क है, जैसे हम देखते हैं कितने देखने में कितना बल्क लगता है उसका, तो वो हम उसके अकॉर्डिंगली अगर उसका साइज़ पार्टिकल का कम बढ़ जाता है तो हमेशा बल्क डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ बल्क डेंसिटी मीन्स कि उसका ही ऑपोजिट है, डिवाइडेड बाय हो जाएगा, ठीक है, रेसिप्रोकल है उसका। इफ़ स्मॉलर पार्टिकल टेक्स प्लेस इन प्लेस बिटवीन लार्जर पार्टिकल देन डिक्रीजेज बल्कीनेस, ठीक है। तो अगर स्मॉल पार्टिकल जो हैं वो हम स्पेस में ले रहे हैं तो लार्जर पार्टिकल की बल्कीनेस डिक्रीज़ हो जाएगी। बल्क प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर पैकेजिंग क्राइटेरिया के लिए, ठीक है। पैकेजिंग करते हैं तब हम बल्क प्रॉपर्टी उसकी निकालते हैं। तो पाउडर फ्लो प्रॉपर्टी मेजरमेंट दैट इज़
फ्लो प्रॉपर्टी हम कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं, एंगल ऑफ रिपोज से, कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स और हॉर्जन रेशियो से, ठीक है, फ्लो रेट थ्रू एन ऑरिफिस से, शेयर सेल से, ठीक है। हम एंगल ऑफ रिपोज आप जो एंगल ऑफ रिपोज होता है, जैसे कि हमने प्रैक्टिकल में भी किया है, 1 मिनट इसका डायग्राम दिखाती हूँ मैं जी। इसका जैसे सपोज एंगल ऑफ रिपोज कैसे निकालते हैं, सपोज मान लो हमने यहाँ पे हमने इसका डिस्टेंस रखा है जी, हमने 2 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है हिप को, इसके जो कॉर्नर को, ठीक है। तो वहाँ तक हमने इसको, जब हमने मटेरियल यहाँ पे डाला तो उसको थोड़ा हल्का हल्का टैप करके यहाँ पे जब जहाँ यहाँ तक जब टिप पर पहुँच जाएगा ना, तो तब हमने ये इस इंस्ट्रूमेंट को हमने रिमूव कर देना है, अलग कर देना है। वहाँ से हमने इसकी हाइट, तो हमें पता है कि हमने 2 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंगली ली है, ठीक है। तो जितनी भी हाइट आप एडजस्ट कर रहे हो अपने अकॉर्डिंगली, वो एडजस्ट करके उसके अकॉर्डिंगली हमने इसका जो बॉर्डर है, जो उसकी हिप बन रही है, उसका सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमने बॉर्डर रिमूव करके उस एरिया को, उस सर्कल का हमने डायमीटर जो है वो निकाल लेना है। डायमीटर का हाफ कर दोगे तो हमें क्या मिल जाता है, रेडियस। मतलब हमें रेडियस यहाँ से मिल जाता है। तो हमें क्या चाहिए था, हाइट हमें पता चल गई, रेडियस पता चल गया। तो अब आइए फॉर्मूला हम करते हैं। फॉर्मूला इसमें हमने कैलकुलेट किया कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, इज़ द करेक्टरिस्टिक रिलेटेड टू इंटर पार्टिकुलर फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस टू मूवमेंट बिटवीन पार्टिकल। मतलब उसका एंगल ऑफ रिपोज क्या आया हमारा, एक तो उसकी हाइट जो है, हाइट ऑफ द पाइल इज़ मेजर ऑन द फिक्स डायमीटर, ठीक है। फिक्स डायमीटर पे हम खुद पहले कैलकुलेट कर लेंगे, फिर डायमीटर जो है हम वो मेजर कर लेंगे जब हम पॉर करेंगे, ठीक है, फिक्स हाइट पे, ठीक है। तो ये हमारा जो tan ये वाला हम थीटा इक्वल टू tan -1 हाइट अपॉन रेडियस, ठीक है, वो हम ले लेंगे। ये फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। मेजरमेंट मेथड क्या है इसके, इनको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कैसे कर सकते हैं, रोटेटिंग सिलेंडर मेथड से, टाइटल बॉक्स मेथड से, फिक्स कॉन मेथड से, ठीक है। तो रिलेशनशिप देखना हो एंगल ऑफ रिपोज का और टाइप ऑफ फ्लो का, फ्लो बॉर्डर का, तो वो हम इनके अकॉर्डिंगली, जैसे मैंने आपको टेबल भी मैंने करवाए हुए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। एंगल ऑफ रिपोज अगर लेस देन 25 हो तो टाइप ऑफ फ्लो कैसा होगा हमारा, एक्सेलेंट होगा। टाइप ऑफ बॉर्डर कैसा होगा, नॉन कोहेसिव होगा, ठीक है। 25 से 30 है तो गुड होगा टाइप ऑफ फ्लो, अगर 30 से 40 है तो पैसिबल होगा, ग्रेटर देन 40 तो बहुत ही पुअर होगा, वेरी पुअर, ठीक है। तो ये हमारा था। नेक्स्ट है हमारा ग्रेड्स ऑफ बॉर्डर, जो भी मैंने आपको करवाया हुआ है, सीव थ्रू विच ऑल पार्टिकुलर मस्ट पास, जो पास होने चाहिए, और जो 40% ऑफ पार्टिकल पास करते हैं, नॉट मोर देन, मतलब 40% से ज़्यादा नहीं करते उनका, ठीक है। और रिलेटिव ये क्वांटिटी, ये फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन है, ये मैंने आपको टेबल्स में भी बताया था। तो इसके अकॉर्डिंगली हम, ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंगली हम जो है ग्रेड ऑफ बॉर्डर कोर्स होगा तो इतने सीव से पास होना चाहिए। सीव जो थ्रू नॉट मोर देन 40%, अगर 40% से ज़्यादा नहीं वो पास हो रहा तो सीव जो है कौन सी 44 लेनी है हमने कोर्स के लिए। ये सारी सीव नंबर और पार्टिकल साइज आपका ग्रेड ऑफ बॉर्डर का ग्रेड हमें बताया हुआ है, ठीक है। तो यही फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हम निकालते हैं। ये वैल्यूज़ हमें याद रखनी होंगी क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इस नेक्स्ट है हमारा कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स और हॉर्जन रेशियो। कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स कैसे निकालते हैं हम, कंप्रेसिबिलिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ पाउडर, मतलब पाउडर की एबिलिटी टू डिक्रीज इन वॉल्यूम अंडर प्रेशर, ठीक है। डिक्रीज इन वॉल्यूम अंडर प्रेशर मीन्स कि जो फॉर्मूला लगाया हुआ है इसका भी फॉर्मूला है, फॉर्मूले आपको एज इट इज़ करने पड़ेंगे क्योंकि इसका कोई होता नहीं इतना, तो इसको ऐसे ही मेमोराइज करना पड़ता है कि जैसे समझ के थोड़ा बहुत समझना है। जैसे अब हम इसमें इनडायरेक्टली वी नोट ले रहे हैं, ठीक है। तो वी नोट क्या है, हमारा अनसेटल्ड अपेरेंट वॉल्यूम है, ठीक है। रो क्या है, रो बल्क क्या है, हमारी बल्क डेंसिटी है, ठीक है। रो टैप टी क्या है, हमारी टैप डेंसिटी है। वी टी क्या है हमारा, वी एफ क्या है हमारा फाइनल टैप्ड वॉल्यूम है, ठीक है। वहाँ से हम कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स और हॉर्जन रेशियो जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, और ये, ठीक है।
ये फॉर्मूले इम्पॉर्टेंट है। तो उसके बाद हमारा जी कार्स इंडेक्स फिर से आ गया, वही जो मैंने ये भी टेबल में आपको बताया था कि कॉम्प्रेसिबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं। अगर लेस देन कार्स इंडेक्स अगर लेस देन 10 हो, कार्स इंडेक्स एंड परसेंटेज कॉम्प्रेसिबिलिटी सेम थिंग, ठीक है। अगर इसमें से कुछ भी आ जाए तो हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वैल्यूज़। अगर लेस देन हो 10 से तो दैट्स मीन फ्लो करैक्टर हमारा एक्सेलेंट है। जनरेशन इतनी होनी चाहिए इसकी 1.1 से लेके 1.11, ठीक है। 11 से लेके 15 अगर होगा तो फ्लो करैक्टर गुड होगा, 16 से 20 होगा तो फेयर होगा। ये सारा मैंने टेबल आपको ऑलरेडी करवाया भी है। अगर नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरी टेबल्स वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो इसलिए मैंने इनकी अलग वीडियोस बनाई हैं। तो ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं, तो ये आपको ऐसे ही इनको वैल्यूज़ आपको ऐसे ही इनको माइंड में रखनी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्लो थ्रू ऑरिफिस की हो रहा है। ऑरिफिस मीटर हम जो यूज़ करते हैं फॉर जो मैंने उसमें भी यूज़ करवाया था आपको इंस्ट्रूमेंट में, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। तो उस ऑरिफिस प्रेशर जो जिससे हमें प्रेशर की मेजरमेंट करते हैं तो मैनोमीटर लगाते हैं, तो उसमें से हम कैलकुलेट करते हैं फ़्लो जो है थ्रू एन ऑरिफिस। मतलब जब ऑरिफिस से निकल के जाएगा पार्टिकल तो उससे हमें पता चलेगा, उसके फ़्लो से पता चलेगा, एक पल्स जो जनरेट होगी तो उससे हमें कैलकुलेशन पता चलेगी कि हमारा कितना कंडक्शन हो रहा है। तो रेट ऑफ फ्लो थ्रू एन ऑरिफिस इज़ जनरली मेजर्ड एज अ मास पर यूनिट टाइम। फ्लो कैसा, मतलब उसका वेट, मास मीन्स उसका वेट पर यूनिट टाइम जो फ्लो कर रहा है एनी नंबर ऑफ टाइप ऑफ कंटेनर, ठीक है। किसी भी कंटेनर, किसी भी टाइप के कंटेनर से, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे फनल हो, चाहे होपर हो, तो ठीक है। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं ऑरिफिस से पास करवा के। तो ये हम पार्टिकल साइज़ की मेजरमेंट के लिए, फ्लो प्रॉपर्टी चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं फ्लोबिलिटी में, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरेटिकल पोर्शन। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? पार्टिकल का साइज़ एंड पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पार्टिकल साइज जितना जो स्मॉल होगा, ठीक है, एडिशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल टू लार्जर पार्टिकल, लार्जर में एडिशन कर दो तो वो क्या करेंगे, विच फिल द वॉइड स्पेस, सो रिड्यूस इंटर पार्टिकल कोहेजन फोर्स एंड रिड्यूस सरफेस रेगोसिटी एक्ट एज लुब्रिकेंट। तो जैसे मैंने आपको बताया था इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस क्या होती है, तो उनमें क्या कहते हैं कि अगर हम दोनों उसको लार्जर में स्मॉल ऐड कर देंगे ना, तो वॉइड स्पेस में वो मिक्स हो जाएंगे स्मॉल पार्टिकल, तो उनकी वॉइड स्पेस नहीं रहेगी, जिसके साथ क्या होगा, वो एज अ लुब्रिकेंट काम करेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल जो है लेस देन 10 माइक्रोन होंगी, जिसके साथ हमारी जो स्टिकनेस हो सकती है मटीरियल की, ठीक है, ये हमारी स्टिकनेस के लिए काम आती है, ठीक है। तो पार्टिकल शेप एंड सरफेस रफ, पार्टिकल शेप, स्फेरिकल शेप जो बेस्ट शेप मानी जाती है, क्योंकि उसका मैक्सिमम रेट फ्लो मिलता है हमें। इरेगुलर शेप जो होती है मटेरियल की, वो ब्रिजिंग कॉज कर सकती है, ठीक है, वो प्रॉब्लम कॉज कर सकती है। रफनेस होगी तो वो मैकेनिकली हिंड्रेंस, मतलब मैकेनिकली हाथ से रुकावट आती है जो फ्लो होता है ना। तो डेंसिटी एंड पोरोसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें फैक्टर है, जितनी मोर डेंसिटी लेस पोरोसिटी, है ना, तो बेटर फ्लो, ठीक है। बेटर फ्लो के लिए हमें डेंसिटी जो है ज़्यादा चाहिए, लेस पोरोसिटी कम चाहिए, तो फ्लो हमारा इजीली होगा। हाइग्रोस्कोपिसिटी, इट रिड्यूसेस द रेट बिकॉज इट इंक्रीजेज द एडहेसिव एंड कोहेसिव पार्टिकल्स, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है, मोर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होगा वैसे ही हमारी फ्लोबिलिटी कम होगी, रिड्यूस होगी। तो ये मेथड ऑफ इम्प्रूवमेंट के लिए है, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे हम एडिशन कर दें ग्लाइडेंट की, देन हम साइज रिडक्शन करके पार्टिकल की वेट ग्रेनुलेशन से कर सकते हैं टू रिमूविंग स्टैटिक चार्ज, ठीक है। बाय डेंसिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ स्लजिंग, बाय यूज ऑर्गेनो फीड इक्विपमेंट, बाय एडिशन ऑफ फ्लो एक्टिवेटर, ये सब हम यूज़ करके जो है कर सकते हैं, अपने फ्लो की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये भी कई बार पूछा जा सकता है कि कौन कौन से मेथड हैं, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप ये मेथड को डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद हमने फैक्टर्स पढ़े, तो आज हमने सारा जो कंप्लीट किया है, जो 4th पार्ट। अगर इसमें से कोई टॉपिक रह गया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूँगी। तो अगर कोई टॉपिक आपको नहीं क्लियर हुआ तो प्लीज़ मेंशन कर देना कमेंट में, ताकि मैं दोबारा रिपीट कर सकूँगी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।